सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो याद रखना हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन साइकिल चलाने की परंपरा और हमारे स्वास्थ्य को फिट रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। और आपको बता दूं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल उद्योग है और दुनिया में साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है। अभी 1 जून को आपको याद होगा हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी हमने 1 जून को ही मनाया। और अब ये 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। याद रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर ये यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। उन्हें सबसे पहले 2003 में जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो के रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। फिर 2013 में दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ का राजदूत नियुक्त किया गया था। इसी तरह से आपको याद होगा यूनिसेफ ने बताओ मुझे किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एम्बेसडर बनाया था? तो ये भारतीय अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना। और अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा है कि अभी, चलो आप ही बताओ पहले तो, कि बताओ यूनिसेफ ने किसे प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया? तो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं उमर निसार, उनको। और आपको एक नटालिया वोडियानोवा का नाम याद होगा, ये रशिया की सुपर मॉडल हैं और 2021 में ये यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर बनी थी। अच्छा, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसीलिए यूनिसेफ डे हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी भी नई हेड कौन बनी है? कैथरीन रसेल। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा है ये, जिसे अभी उत्तराखंड में एक पहाड़ी देव स्थल के ऊपर कमीशन किया गया। तो ये अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस और अंतरिक्ष मलबे और शुद्ध ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। इसे भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने तैयार किया है। इसका जो व्यास है, जो डायामीटर है इस टेलीस्कोप का, वो है 4 मीटर का। और अगर पूछे उत्तराखंड में किस जगह या किस जिले में, तो नैनीताल जिले में इसे स्थापित किया गया। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक आध साल पहले कि नासा का एक टेलीस्कोप है जिसे अभी पूरे 30 साल हो चुके हैं। उसका नाम है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, या पिछले महीने ही पढ़ा था, कि चाइना ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना भी बनाई है। और इस परियोजना को नाम दिया था CHES, यानी कि क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। अच्छा, कुछ समय पहले नासा ने बताओ मुझे किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया था? तो आंसर होगा जेम्स वेब। और इसी तरह से चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था धरती पे, उसका नाम फास्ट था। वो इतना बड़ा था कि इसका जो डायमीटर था, व्यास, वो 50 मीटर का था। अच्छा, बात यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है और इसके गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इसके चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? ऋतु खंडूरी भूषण बनी है। और अगर पूछे कि उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सृष्टि गोस्वामी बनी थी। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये कहाँ पे खोला गया था? उत्तराखंड में ही। अभी उत्तराखंड ने ही दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। अभी उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना यहाँ पे शुरू हुई। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हुई। नंदा गौरा योजना शुरू हुई। वात्सल्य योजना यहाँ की है। और यहीं पे ही हरेला उत्सव मनाया जाता है, जबकि हरेली त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। आप जानते हो भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ? रानीखेत में। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड बना।
उसके अलावा भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे खुली? उत्तराखंड के रानीखेत में। और देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, ये उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? देहरादून में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ये भी स्थापित किया गया उत्तराखंड में। और भारत का पहला मॉस्क गार्डन, ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिलेगा। और तिहरी डैम, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पर है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा हरिनी लोगन। तो भारतीय अमेरिकी हैं हरिली लोगन, जो टेक्सास में 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा है। और अभी उन्होंने 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है। अच्छा, अन्ना कबाले दुबा के बारे में आपने पढ़ा होगा। केन्या की नर्स है ये, जिन्होंने अभी दुनिया की बेस्ट नर्स का अवार्ड जीता था। और फाल्गुनी शाह, अभी जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे 2022 में, उसमें अगर आपसे पूछे किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता, तो आंसर होगा फाल्गुनी शाह। गीतांजलि श्री का नाम याद है आपको? अगर पूछे किस भारतीय लेखिका ने अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता, तो आंसर होगा गीतांजलि श्री। उनकी पुस्तक है जिसको हिंदी में लिखा गया है, जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए। और इसका जो ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था, डेजी रॉकवेल ने किया था। ये भी याद रखना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। और इनकी बुक का नाम टॉम्ब ऑफ सैंड। ध्यान रखना, ये सब पढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार अब अपनी कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह पे बाबा साहब अंबेडकर का नाम रखेगी। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो डॉक्टर BR अंबेडकर जी हैं, इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि कहते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री भी थे। और अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। बुक का नाम है द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक को लिखा है राजेश तलवार ने। और इनके ऊपर एक स्टेच्यू भी बनाई है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जिसको कहते हैं स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में, 70 फीट ऊंची है। और याद रखना, चलिए ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आप ही बताओ, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल, जो हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, उसको समानता दिवस के रूप में घोषित किया? बाकी दिल्ली की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहाँ पे ये बनेगा कि अभी इसके नए उपराज्यपाल कौन बन गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना बन गए। और अभी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन भी हुआ नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी MSME मंत्रालय ने बताओ कहाँ पर पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। अच्छा, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी शुरू हुई है दिल्ली में। अभी दिल्ली सरकार ने अपना नया शिक्षा गीत लॉन्च किया था, जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जिसका नाम है आहार 2022 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में ही। दूसरे खेलो मास्टर गेम 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ, त्यागराज स्टेडियम में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम का भी उद्घाटन किया था। और बताओ, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर भी लगा है दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली। अच्छा, एक और प्रश्न बता दो, अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? ये इसका 8वां संस्करण था। दबंग दिल्ली ने जीता पटना पायरेट्स को हरा करके। केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री, आप जानते ही हो। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया ने। तो अभी अश्विनी भाटिया ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार को संभाल लिया है। अश्विनी भाटिया ये पहले SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और अब तक आप देखोगे तो सेबी में 3 वोल टाइम मेंबर यानी कि पूर्णकालिक सदस्य हो चुके हैं। अच्छा, अभिलाषा बराक का नाम आपने सुना होगा। अभी आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी थी।
और बताओ कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बनी? नीलोफर खान बनी है। और सीबीडीटी की नई चेयरपर्सन कौन बनी? संगीता सिंह। और इनका नाम याद रखना, अश्विनी भाटिया। और ये अश्विनी भाटिया हैं। अश्विनी वैष्णव नाम आपके मन में आ रहा होगा, वो हमारे रेल मंत्री हैं। बाकी सेबी की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ सेबी इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो आंसर होगा फेरवानी समिति। इसकी स्थापना की बात करें तो देखो, सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिली थी 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? माधवी बुच बन गई हैं। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भजन सोपारी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? संतूर वादक। तो संतूर वादक और पद्मश्री से सम्मानित थे ये भजन सोपारी, जिनका अभी 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। वे पंडित शंकर के परपोते थे, जिन्होंने सूफियाना कलाम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित शैली को लोकप्रिय रूप से सूफी बाज, जो कि एक प्रकार की शैली है, उसके रूप में विकसित किया था। और ये जो भजन सोपारी हैं, ये संतूर के संत और स्ट्रिंग के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्हें 1992 में संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है और 2004 में मिला था पद्मश्री। इनका जन्म हुआ था 1948 में, कश्मीर घाटी के सोपोर में हुआ था। अच्छा, अभी संतूर वादक से आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि अभी एक और संतूर वादक थे जिनका निधन हुआ था। क्या नाम है उनका? पंडित शिव कुमार शर्मा। और पंडित बिरजू महाराज का नाम भी आपको याद आ रहा होगा। उनका संबंध कथक से था, वो लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो आंसर होगा IIM अहमदाबाद। तो अभी IIM अहमदाबाद ने एस फार्म इंडिया के सहयोग से देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है, यानी कि इंडेक्स को लॉन्च किया है। ये अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है जो देश भर में कृषि मूल्य की कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। अच्छा, IIT दिल्ली से आपको कुछ याद आता है क्या? अभी दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर इसने लॉन्च किया था, जिसका नाम है नासो 95। और IIT रुड़की से आपको याद आता है कुछ? एक तो इसने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और एक सुपर कंप्यूटर है जिसे स्थापित किया गया IIT रुड़की में। मैं जानना चाहूंगा, आप उसका नाम बताएं, उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? और IIT मद्रास से भी आपको कुछ याद आएगा। एक तो इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को विकसित किया था, और अभी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया IIT मद्रास ने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा बिहार ने। तो बिहार राज्य सरकार राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है, और इस अभ्यास को जाति आधारित गणना कहा जाएगा। और राज्य सरकार जनगणना से संबंधित आंकड़ों को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित करेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य है वंचित लोगों के लिए विकास कार्य करना। अब बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल इसकी पटना हो गई, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। आपको बताया, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बिहार में, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। अच्छा, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। और वैसे अभी कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी भी मिल गई है। और याद रखना, बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। और हमने बात की थी साइक्लोपियन की दीवार, ये बिहार में है। बिहार के नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है। ये 40 किलोमीटर लंबी है। इसे मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह भी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि बिहार सरकार ने इसे शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था यूनेस्को को। वैसे बिहार में 2 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी और बोध गया का महाबोधि मंदिर। और बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट है। और आपको याद है, देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पूर्णिया, बिहार में। और एक क्रिकेट प्लेयर आते हैं बिहार से, शकीबुल गनी उनका नाम है। अभी प्रथम श्रेणी यानी कि रणजी में अपने पहले ही मैच में तीसरा शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे।
यहाँ पे एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, उसके अलावा राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और बिहार दिवस होता है 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे भी 22 मार्च को होता है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा है? तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो यूरोपीय आयोग में शामिल होने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 की शुरुआत से यूरो मुद्रा, यूरो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार है। और ये कदम क्रोएशिया को एकल मुद्रा का उपयोग करने वाला 20वां यूरोपीय देश बना देगा। यानी कि जो क्रोएशिया है ये यूरो करेंसी को यूज करने वाला 20वां यूरोपियन कंट्री बन जाएगा। आपको बता दूं, क्रोएशिया ये यूरोपियन यूनियन का नवीनतम सदस्य देश भी है। वैसे अभी क्रोएशिया की करेंसी क्या है? कूना है। तो अब यूरो को अपनाने से क्रोएशिया निवेशकों और पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक क्षेत्र बनेगा और इससे वहां की इंटरेस्ट रेट में भी कमी आएगी, क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा, आर्थिक संकटों से निपटने में सहायता मिलेगी क्रोएशिया को। क्रोएशिया की करेंसी मैंने अभी तो आपको बताया कूना है, कैपिटल इसकी ज़ैग्रेब है और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं ज़ोरैन मिलानोविक। आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक के एमडी सीईओ रहे एस कृष्णन सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए? तो आंसर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अभी पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी सीईओ थे एस कृष्णन, ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है अतुल कुमार गोयल, ये तो अभी नए एमडी सीईओ बने थे पंजाब नेशनल बैंक के, और सोमा शंकर प्रसाद ये यूको बैंक के एमडी सीईओ बने। अंशुल स्वामी ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने थे। वैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी स्थापना होती है 1908 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक थे वीर सिंह। और अभी इसके एमडी सीईओ रिटायर्ड हो गए, उनका नाम है एस कृष्णन, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इंग्लिश में बोलेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो अभी इस मंत्रालय ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है। तो ये मंत्रालय के जितने भी डिविजन्स हैं, जितने भी उसके प्रभाग हैं, उनमें टैलेंटेड, नई सोच रखने वाले और यंग प्रोफेशनल्स को इसमें शामिल किया जाएगा। ये स्कीम युवा पेशेवरों यानी कि यंग प्रोफेशनल्स को ऑन द ग्राउंड सीखने पर फोकस्ड है। ये स्कीम शुरुआत में इस योजना के तहत 25 से ज़्यादा युवा प्रोफेशनल्स को काम पे रखा जाएगा। वैसे हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो आंसर होगा फ्रंटियर। इसे बनाया है यूएस ने। इसने किसको पीछे छोड़ दिया? फुगाकू को, जो कि अभी तक जापान का सुपर कंप्यूटर था और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पर, वहीं पे इसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।